बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतहर अब्बास शफ़क़त आप लोगों के साथ नम्स 2024 इंग्लिश पोर्शन की डिस्कशन करने लगे हैं, जिसमें से ना कुछ सवाल थे जो मुश्किल थे, लेकिन अगर क्योंकि एमसीक्यूज़ बच्चों के जिस तरह के पहले उन्होंने हैंडल किए बायोलॉजी को, तो उस वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया है। तो बेसिक्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ा है और उनके इजी एमसीक्यूज़ भी गलत हुए हैं, लेकिन घबराना नहीं है आपने। अब एमडी कैट आ रहा है तो इसके लिए आपने भरपूर तैयारी करनी है। हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अगर उसमें से कोई आ जाए इनमें से एमडी कैट में, तो ताकि हम उसको डील कर सकें। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना और इंग्लिश को देखना है, जिसमें वो 15 एमसीक्यूज़ हैं। 15 एमसीक्यूज़ से हम शुरू कर रहे हैं। 15 एमसीक्यूज़ पंक्चुएशन का था, क्योंकि इसमें 4 पोर्शन थे। पंक्चुएशन, स्पेलिंग था, उसमें स्पेलिंग आया नहीं है, और वर्ब था, वर्ब में से आए हैं सवाल। एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में से भी आए हैं, और इस तरह उसने काइंड ऑफ सेंटेंस से भी दिए हैं। तो हम देखेंगे कौन से सवाल थे और ये आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 15 को हम पहले देखते हैं। तो जिसमें वो कह रहा है कि माई सिबलिंग्स। अब देखें जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है सिबलिंग्स का लफ्ज़, के सिबलिंग्स, तो ये क्या होता है? पहले तो आपने देख लेना कि लफ्ज़ होता है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। तो अब देखें कि इनमें से सब में देखें। अब सिबलिंग्स बैग्स, अब पोजेशन शो करनी होती है जब सिबलिंग्स होता है, जब प्लूरल होता है, जिस तरह स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के साथ जब उसकी मतलब एस से नॉन जिसका एस के ऊपर एंड हो रहा है, लेकिन अगर वो कॉमन है और उसको प्लूरल किया गया और एस के ऊपर एंड हो रहा है, तो उसके साथ तो हम कभी भी एस नहीं लगाते होते पोजेशन के लिए, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। तो उसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। लफ्ज़ सिबलिंग्स होता है और हम अगर इसको पोजेशन शो करेंगे तो इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। तो इस तरह हमारा क्या है, बीटा और चार्ली जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। और अब क्या बचा? अब अल्फ़ा और डेल्टा, इसमें सिबलिंग्स, अब अपॉस्ट्रोफी एस है, और बैग्स। अब देखें कि सिबलिंग्स बैग्स, अब यहाँ ही मतलब कि यहाँ ही हम इसी के ऊपर हम सेंटेंस को मतलब कि चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा है। बैग्स, अब सिबलिंग्स बैग, अब बैग्स, अब उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी क्योंकि उसकी पोजीशन क्यों शो करनी है। तो सिबलिंग्स बैग, तो अल्फ़ा विल बी यहाँ राइट आंसर हो गया। लेकिन हम फिर आगे भी देखेंगे। वर स्टोलन बाय द बॉयज़ चीफ। अब देखें कि बॉयज़, अब बॉयज़ क्या है? अब प्लूरल है बॉयज़। अब अगर एक बॉय हो, बॉय चीफ, तो फिर हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन क्यों बाय द बॉयज़ चीफ, मतलब लड़कों के सरबरा। अब प्लूरल है बॉयज़, तो जब बॉयज़ प्लूरल होता है तो जो कॉमन नाउन हो और वो प्लूरल किया गया हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाता है? यहाँ हमारा बीटा यहाँ गलत हो जाता है, यहाँ हमारा चार्ली गलत हो जाता है, डेल्टा तो इसकी बैग्स की वजह से गलत हुआ है, तो अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर। तो इस सेंटेंस का जो है अल्फ़ा राइट आंसर बनेगा। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 14 है। ये आपने बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है, तो आपने इसको देखना है, क्योंकि बच्चों ने ना पहले ये होता है कि जब हम ना सेंटेंस की टाइप को चूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है और कंपाउंड कम्प्लेक्स है, पहले आपने देखना होता है कि उसमें क्लॉजेस कितनी हैं। अब देखें कि सेंटेंस जो है दिया गया है, बच्चों ने इसको देखा है, ये जो मतलब कॉमा लगा हुआ है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी लगा दिया कि 2 क्लॉजेज हैं ओइंग टू हिज बैड लक। तो बहुत सारे बच्चों ने कम्प्लेक्स सेंटेंस लगा दिया, किसी ने कंपाउंड भी लगाया होगा। लेकिन अगर वो 2 क्लासेज हों, मतलब एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, कौन सी हों? इंडिपेंडेंट क्लासेज हों, और उनके दरमियान क्या हो? सेमी क्लोन हो, तो तब बनता है कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब 2 क्लासेज हों और वो क्या हों? 2 क्लासेज हों, और वो एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, और उनके दरमियान क्या हो? कॉमा हो, तो तब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। और कंपाउंड में ये होता है कि अगर फैन बॉयज़ आ जाए तो उससे पहले कॉमा लगा देते हैं, और एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। और कंपाउंड कम्प्लेक्स जो होता है उसमें कम अज़ कम जो मतलब कि एक जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, कम अज़ कम 3 होती हैं क्लासेस, और वो क्या होती हैं? एक इंडिपेंडेंट होती है और बाकी क्या मतलब 2 इंडिपेंडेंट होती है, और कम अज़ कम एक डिपेंडेंट का होना लाजमी है, एक डिपेंडेंट का होना लाजमी है। तो ये उस तरह आता है। अब देखेंगे ये जो हम हमारा मकसद इसको वो करना है, मतलब कि डील करना है, तो कहते हैं कि ओइंग टू हिज बैड लक। ओइंग टू हिज बैड लक ये क्या है? फ्रेज़ है, कोई वर्ब नहीं है यहाँ। अब देखेंगे ही मेट। अब मेट क्या है? ये एक वर्ब है। ही मेट एन एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन डे। अब देखें कि एक ही क्लास है,
एक ही क्लास, सिंगल क्लास सेंटेंस है। तो सिंगल क्लास सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंपल होते हैं। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। ओइंग टू हिज बैड लक क्या है, ये एक फ्रेज है, इसमें कोई भी क्लाज नहीं है, एक क्लाज है। दूसरा ही मेट एन एक्सीडेंट, तो ये सिंपल सेंटेंस होएगा। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ, तो उसमें वो कहता है कि चूज द सेंटेंस करेक्टली स्ट्रक्चर्ड। अब जिसका स्ट्रक्चर करेक्ट हो। अब देखें कि सब में देखें इफ़ वी, अब इस तरफ इनको कंपैरिजन करके पढ़ना होता है सेंटेंस को हमेशा। हैड सब में है, फाउंड मतलब हिम, अर्लियर। अब देखेंगे यहाँ तक सेंटेंस सब सारा सेम है। अब देखेंगे पीछे क्या है, हैड फाउंड। अब देखें परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है, हैड फाउंड, तो आगे क्या आएगा, हैव तो आ नहीं सकता क्योंकि इसका कंपैरिजन होता ही नहीं है। पास्ट का प्रेजेंट से मतलब नहीं होता जब वो उसकी मतलब कोई फॉर्म हो। अब देखें हैड सेव्ड हिज लाइफ, अब नीचे हैड फाउंड है तो आगे हैड सेव्ड नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होएगा। अब कोड सेव ये उस वक्त आता जब हैड लगा होता है या कोई सेकंड सेंटेंस सेकंड फॉर्म लगी होती, मतलब कि पास्ट होता। अब यहाँ क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड फाउंड, तो इसके साथ क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कोड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो कोड हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। 13 का अल्फा राइट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि इफ़ आई वर अ डॉक्टर, ये कंडीशन का सेंटेंस है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी, आई वुड सर्व। अब ये देखें कि ये कौन सी कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, सबको पता है, बहुत ईजी सेंटेंस है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ, यहाँ से थोड़े से एमसीक्यूज कंसेप्चुअल आ रहे हैं तो हमने देखने हैं। वो कह रहा है कि चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। अब देखें ये अल्फा वाला सेंटेंस जो है, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, ये एसवी एग्रीमेंट का सेंटेंस है। एसवी एग्रीमेंट इससे बिलोंग कर रहा है। ये किस तरह, अब देखें एज वेल एज ऑफ, मतलब ये सब जो लफ्ज़ हैं ये क्या करते होते हैं, S1 और S2, ये S1 फर्स्ट वर्ब, ये S2 सेकंड वर्ब। अब देखें कि एज वेल एज, एंड नॉट, बट नॉट, ऑफ, ये सब क्या करते हैं, S1 को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगना होता है। तो जस्टिस एज वेल एज मर्सी, अब मर्सी दूसरा है, सॉरी S2 इधर लगना था, मर्सी, तो जस्टिस एज वेल एज मर्सी। अब जस्टिस के साथ लगेंगे तो अलाउज आएगा, जस्टिस अलाउज इट, मतलब कि एज वेल एज S1 के साथ को फॉलो करो, तो ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट। अब चार्ली में देखते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, हेल होता है या डेथ होता है, तो ये सेंटेंस सही है। जो वो कहावत है कि वेजेस ऑफ सिन इज हेल, तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ये भी सही है। अब फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, अगर यहाँ डज नॉट होता तो फिर गलत होता, अब डू नॉट है तो मतलब उसका वो प्लूरल में है तो डू नॉट लगेगा, तो ये भी सही है। अब बीटा में देखना, बीटा हमारा एक ही बचा है तो वही इनकरेक्ट है। इन हिम वाज सेंटर्ड देयर होप एंड एम्बिशन। अब देखें कि देयर होप एंड एम्बिशन, देयर होप एंड एम्बिशन है, तो अब हम क्या यहाँ वाज नहीं आना चाहिए, यहाँ वर आना चाहिए। इन हिम वाज सेंटर्ड देयर होप एंड एम्बिशन, तो बीटा जो है ना इनकरेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, बीटा होएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ, वो कहता है कि ऑल डिज़ायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट। देखिए कि फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब की, तो सेंटेंस की टाइप बतानी थी, कौन सा था, मतलब कि प्रेजेंट था, पास्ट था, पास्ट परफेक्ट था, सिंपल था, फ्यूचर है, तो ये क्या है, फर्स्ट वर्ब है दोनों में, ऑल डिज़ायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट। तो यहाँ जो लगाएंगे क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका अल्फा विल बी द राइट आंसर रहेगा। और अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ, एमसीक्यू नंबर 9 को देखना है, तो जो स्टेटमेंट में उसने दिया गया था, स्टेटमेंट ओरिजिनल स्टेटमेंट उसने दिया गया था कि चूज़ द, कौन सी चीज़ चूज़ करो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस चूज़ करो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ऊपर उसने लिखा हुआ था, ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे ही नहीं था, ऊपर पहले उसने लिखा था कि चूज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो देखें कि अगर हम सेंटेंस को इस तरह देखते हैं तो हमें कुछ मतलब कि अजीब सा लगता है उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लेकिन उसने जब चूज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का दे दिया तो हम सोच नहीं थे, हमने हैड बीन वॉकिंग लगा देना था, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ, तो एमसीक्यूज नंबर वो 8 में कहता है कि डू नॉट बी इन सच अ हरी, द सेंटेंस कैरीज एन एडजेक्टिव ऑफ। अब अंडरलाइन कुछ भी नहीं था, इसी तरह दिया गया था कि डू नॉट
बी इन सच अ हरी द सेंटेंस कैरीज एन एडजेक्टिव ऑफ। अब देखेंगे सच जो होता है, सच, सच, दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये किसका काम करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सच जो होएगा, सच हरी, ये होएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करें एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ, तो उसमें वह कहता है कि दिस इज द वेरी थिंग, दिस इज द वेरी थिंग। अब वेरी क्या था, अंडरलाइंड था, दिस इज द वेरी थिंग द अंडरलाइंड वर्ड है। अब जो अंडरलाइंड वर्ड क्या है वो बताना था। अब बीटा में जो था एम्फेटिक नहीं था, बीटा में जो वो था एम्फसाइजिंग, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। मतलब ये जो एडजेक्टिव की टाइप बतानी थी वो कौन सी थी, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब नो थिंग क्या है, पहले हमने ये देखना था कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। अब देखेंगे थिंग क्या है, थिंग नाउन है। अब जो वेरी क्या है, वो क्या हो जाएगा, जो चीज़ नाउन को मॉडिफाई करती है वो एडजेक्टिव होती है। अब वेरी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन तो गलत, प्रोनाउन वाले ऑप्शन तो गलत चले गए। अब वेरी क्या था, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, एम्फसाइजिंग था। तो वेरी क्या है, जो एम्फसाइज करता है चीज़ को, तो वो क्या है, एम्फसाइजिंग है। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ, उसमें वो कहता है कि आर देयर एनी मैंगो ट्री इन दिस। अब देखना है कि इस सेंटेंस को समझना है, ये ना थोड़ा सा टिपिकल है कि आर देयर एनी, अब एनी अंडरलाइन है, ट्री इन दिस, अब कीवर्ड देखने होते हैं, द अंडरलाइन वर्ड है। अब देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखें कि जो एनी होता है, एनी, सम, ये सब होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सब क्या होते हैं, एनी, ऑल, सम और मोस्ट, क्योंकि ये दोनों किसके साथ भी लगते हैं, ये लगते हैं सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, और मतलब कि जिस तरह के हम कहते हैं कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं, इस तरह कह सकते हैं, दोनों के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन अब उसने क्या है, अगर ये इस तरह एनी, सम, मच मोर अकेला पूछ ले तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब उसने क्या कह दिया, आर देयर एनी मैंगो ट्री, आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, द अंडरलाइंड वर्ब है। अब देखें आर मतलब इसका क्या मतलब है कि वो काउंटेबल है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होएगा। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ, एमसीक्यूज नंबर 5 में कहता है कि ऑफ द टू इविल्स चूज द लेस, ऑफ द टू द सेंटेंस कैरीज एन एडजेक्टिव ऑफ दैट। अब एडजेक्टिव की डिग्रीज बतानी थी कि कौन सी है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, न्यूमेरिकल। 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ऑफ द टू जो होता है वो सेकंड डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री में आता है। तो इसका जो ऑफ द टू के साथ क्या होता है, ये रूल है कि ऑफ द टू के साथ क्या होता है, द सेकंड फॉर्म आता है। ऑफ द टू मतलब अगर जहाँ ऑफ द टू आएगा, ऑफ द टू आएगा, नेक्स्ट में उसमें द होएगा और उसके साथ क्या होगा, उसका कंपैरेटिव सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ये क्या होगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा। अल्फा इज द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सक्यूज नंबर 4 की तरफ, उसमें वो कहते हैं कि टीचर। अब देखेंगे ये थोड़े से टिपिकल थे और नए थे कुछ स्टूडेंट के लिए, तो इनको देखना था, क्यों नम्स ने अपना पैटर्न चेंज किया, कोई स्पेलिंग नहीं दिया, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी स्टूडेंट को यहाँ चूज़ करने को। और ये टफ पोर्शन तो अभी शुरू में गया, तो स्टूडेंट जो है ना वो उसका शिकार हो गए, जिस तरह कहते हैं परेशानी का शिकार हो गए। तो हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं, हमारा मकसद देखना है और हमारा मकसद नेक्स्ट जो आने वाला कंपटीशन है उसके लिए भरपूर काम करना है, ना कि जो गुजर चुका है। अब देखेंगे द टीचर असाइंड। अब टीचर असाइंड द स्टूडेंट कैन, टीचर असाइंड द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग वेकेशन। अब देखेंगे ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब देखेंगे इंट्रांजिटिव क्या होता है। इंट्रांजिटिव वो होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता। मैं जिस तरह कहता हूँ कि ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ही इज़ डूइंग वर्क स्लोली, ही इज़ डूइंग वर्क स्लोली। अब इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, अब हिज वर्क मतलब क्या, उसमें ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, असाइंड, असाइंड क्या है, वर्ब है। अब इसके साथ देखना है कि द स्टूडेंट एन असाइनमेंट, द टीचर असाइंड द स्टूडेंट एन असाइनमेंट। अब क्या किया, स्टूडेंट को किया है, ये क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और असाइनमेंट क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या किया है, उसको असाइन क्या किया है, ऑब्जेक्ट। अब देखें कि ये जो स्टूडेंट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और असाइनमेंट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
टू बिकम, अब जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसे डाई ट्रांजिटिव कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव। अब कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जो होता है, इस सेंटेंस का जो राइट आंसर बनेगा वो डाई ट्रांजिटिव होगा। अब हम अल्फा और चार्ली को भी देख लेते हैं। कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ना, मतलब कि दे पेंटेड द हाउस, दे पेंटेड द हाउस येलो। अब पेंटेड द हाउस, अब पेंटेड द हाउस, अब क्या किया, पेंटेड वर्ब है, द हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट लगा हो वर्ब के साथ और उसके साथ कंप्लीमेंट लगा हो, दे पेंटेड द हाउस येलो। अब येलो क्या है, ऑब्जेक्ट को फिलिंग करने के लिए, तो मतलब कि उसको कंप्लीमेंट है। जब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लगे होते हैं तो उसे कहते हैं कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, तो ये चार्ली बनेगा। अब मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें एक दे पेंटेड द हाउस, अब दे पेंटेड हाउस, अब पेंटेड हाउस क्या है, हाउस क्या है, पेंटेड वर्ब है, हाउस क्या है उसका, वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो मोनो ट्रांजिटिव होगा। द पेंटेड द हाउस येलो, ये कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ क्या था, असाइंड द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट, अब दो थे ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ क्या लगाना था, डाई ट्रांजिटिव, तो इसका बीटा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। उसमें वो कहता है कि हिज करेज ब्रॉट हिम ऑनर। अब हिज करेज, अब यहाँ देखना है कि हिज करेज के ब्रॉट क्या है, वर्ब है, हिम और ऑनर। अब ऑनर, अब देखें कि अगर हम यहाँ ये ना लगाएं, हिम ना लगाएं, हिज करेज ब्रॉट ऑनर, तो ये सही बनता है ना सेंटेंस। जो सेंटेंस इस तरह, अगर हिज करेज ब्रॉट हिम, तो सेंटेंस नहीं बनता। अब देखेंगे हिज करेज ब्रॉट ऑनर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑनर है। मतलब कि ऐसा, अगर जिसको हटाने से आपको पता लग रहा हो, सेंटेंस का पूरा मीनिंग ना दे रहा हो, मतलब अगर उसको हटा दें तो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑनर क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो हैं, जिस तरह पढ़ा कि हमने, अगर दो हों तो वो क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव होता है, तो ये भी डाई ट्रांजिटिव की एग्जांपल है। बीटा विल बी राइट आंसर। इन ट्रांजिटिव नहीं है। कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा, लिंकिंग। अब लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग जो वर्ब ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब जो वर्ब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा होता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो है ना, ऑब्जेक्ट हमने वो करना था, ऑब्जेक्ट को भी देखना था, तो ये डाई ट्रांजिटिव। अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं, अब देखें कि यहाँ जो हैगा, यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है कि ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डार्क। अंडरलाइंड वर्ड बताना था क्या है, अंडरलाइंड वर्ड जो है, वर्ब ग्रू जो एक वर्ब है वो कौन सा है। अब देखना कि द स्काई ग्रू डार्क, अब ये द स्काई ग्रू डार्क, अब ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो है, सेंटेंस को मुकम्मल कर रहा है, तो ये आ जाएगा लिंकिंग वर्ब होगा। यहाँ ग्रू जो होगा वो लिंकिंग वर्ब होगा। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ, लास्ट एमसीक्यूज है द प्लेन आउट टू। अब देखें कि ये होते हैं मस्ट, हु विच दैट और आउट टू, ये सब क्या है, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अगर हैव लगे तो वुड हैव, शुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म लगती है। हैव के साथ हैज़ नहीं लगता, उसके साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है, हैव लगेगा। तो वुड हैव, शुड हैव, उसके साथ बाद में थर्ड फॉर्म लगेगी। मतलब वुड हैव जो फर्स्ट फॉर्म है, वुड हैव, शुड हैव, इन सब के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म लगती है, आउट टू। अब आउट टू जो है वो मॉडल एक्सिलरी है, तो अल्फा विल बी राइट आंसर। तो ये इंग्लिश थी, तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपना बेस्ट परफॉर्म करें। और इंग्लिश जो है इतनी टफ नहीं आएगी इंशाल्लाह, लेकिन आपने भरपूर मेहनत करनी और चीज़ों को समझना है, कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। तो बस अल्लाह रहमत करेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।